ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सेंचुरियन में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने सेंचुरियन टी20 मैच जीता और रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हरा दिया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 11 रनों से हराया है। सीरीज में भारत ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। तो देखिए, सीरीज में अब भारत ने 2-1 की बढ़त हासिल की है। साउथ अफ्रीका को भारत ने टी20 में हराया है और अब इसी के साथ जो है 2-1 के साथ भारत आगे है। चार टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने मेजबान साउथ अफ्रीका को 11 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की दमदार बढ़त बना ली। मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतने के बाद भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने तिलक वर्मा के शतक की मदद से 219 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 208 रन ही बना पाई। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच सेंचुरियन के सुपर स्पॉट पार्क में खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने बाजी मारी और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला काफी अहम था, क्योंकि इस मैच को जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज हार के खतरे को टाल दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले दमदार बल्लेबाजी की और फिर गेंदबाजी ने जीत तक पहुंचाया। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और इस मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे। उनके बल्ले से एक शानदार शतक देखने को मिला और बहुत ही दिलचस्प बेहतरीन मैच जो है वो देखा गया। जिस तरीके से यहाँ पर तिलक वर्मा ने अपनी शानदार कला दिखाई, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने शानदार पारी खेली, हर कोई हैरान था। शानदार शतक देखने को मिला। अधिक अपडेट के लिए और जानकारी के लिए इस मैच पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी। मनोज जी, टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और जिस तरीके से पिछले मैच पे हमने डिस्कस किया था, उस वक्त के बाद अब काफ़ी बदलाव जो है टीम इंडिया की रणनीति में भी देखा गया और वो काम भी आई और इसलिए टीम इंडिया जीती और 2-1 से अब आगे है। जी हाँ, बिल्कुल। रणनीति में भी बदलाव हुआ और दूसरे, क्योंकि रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि तिलक वर्मा को प्रमोट किया गया बैटिंग ऑर्डर में और उन्होंने दिखा दिया कि अगर उन पर भरोसा किया जाए तो किस तरह के, किस लेवल के प्लेयर हैं। और दूसरा, अगर आप देखें तो भारतीय टीम ने कुछ एक ज्यादा कोई बदलाव तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सोच बदली, क्योंकि जो पुरानी गलतियों से सीखना सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो गलतियों से भारत सीखा। क्योंकि अगर आप पिछला ही मैच देखेंगे, इससे पिछला मैच तो 15 रन में 3 विकेट भारत ने खो दिए थे। यहाँ भी एक विकेट बहुत जल्दी गिर गया संजू सैमसन का, लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ी दिलेरी के साथ बेखौफ होकर खेले हैं। तो ये बेखौफ होकर जो टीम मैनेजमेंट ने जो भारतीय टीम को जो एक हौसला दिया है कि आप अपना नेचुरल गेम खेलें, तेज खेलें, आक्रामक खेलें, टी20 क्रिकेट की फितरत जो है उसके अनुसार खेलें, तो आप अपने आउट होने की परवाह मत करें। हालांकि इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत ये भी आ जाती है कि निरंतरता की कमी आ जाती है। संजू सैमसन जो है 2 मैचों में सेंचुरी बनाते हैं, अगले 2 मैचों में 0 पर आउट होते हैं। अभिषेक शर्मा को अगर आप देखें, कल उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। ये खिलाड़ी भी ऐसा इस लेवल का प्लेयर है कि हरारे में जाकर इन्होंने 36 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद से लंबा समय हो गया था इनको चले हुए, लेकिन कल इन्होंने भी कमाल का प्रदर्शन किया। तो कुल जमा मतलब यह है कि टीम मैनेजमेंट साथ खड़ा है। जैसा कि आपने कहा कि सोच बदली है, रणनीति में बदलाव हुआ है और जो बेखौफ होकर खेलने की भारत की शैली है, उससे भारत इस सीरीज में बढ़त बनाने में कामयाब हो गया है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए रनों के मार्जिन की, मनोज जी, जिस तरीके से 11 रन, महज 11 रन से साउथ अफ्रीका हारा है। जी हाँ, सिर्फ 11 रन से हारा है, लेकिन इसमें दोनों टीमों के बीच का जो बड़ा अंतर साबित हुआ वो गेंदबाजी थी। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए 13वां ओवर, 14वां ओवर पारी का जो वरुण चक्रवर्ती ने किया, जिस पर उन्होंने 19 रन खर्च किए और 26 रन खर्च किए थे 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने। इनको अगर आप नजरअंदाज कर दें तो ओवरऑल हमारी गेंदबाजी अनुशासित रही, क्योंकि उनकी गेंदबाजी उतनी अनुशासित नहीं रही। जो दोनों टीमों के बीच का अंतर साबित हुआ, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने कुल मिलाकर जितने जो अतिरिक्त रन दिए, 19 अतिरिक्त रन खर्च किए और भारत ने केवल 6 अतिरिक्त रन खर्च किए। यानी 13 रनों का अंतर तो यही रह गया। और आपने अभी जीत का अंतर बताया 11 रनों का, तो आप मान सकते हैं कि अनुशासित गेंदबाजी दोनों टीमों के बीच का अंतर साबित हुआ। क्योंकि अगर हमारी तरफ से करियर बेस्ट नॉक खेला तिलक वर्मा ने और इंजरी के बाद लौटकर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है,
और अभिषेक ने बहुत अच्छा साथ दिया उनका, और दोनों ने सेंचुरी पार्टनरशिप करके पहले विकेट के जल्दी गिरने की कमी की भरपाई की। तो उनकी तरफ से भी मार्को जॉनसन ने बड़े धाकड़ बल्लेबाजी की। और इसके अलावा जो उनके अन्य बल्लेबाज हैं जो कई नहीं चल पाए, लेकिन अच्छी शुरुआत को जो है बड़े स्कोर में तब्दील ना कर पाना और भारत की गेंदबाजी का उन पर नियंत्रण रखना, ये एक बड़ा अंतर साबित हुआ दोनों टीमों के बीच में। जी बिल्कुल, इसी के साथ अगर मनोज जी बात कर ली जाए, यहाँ पर आपने मार्को जॉनसन का नाम लिया। मार्को जॉनसन ने जिस तरीके से, जितनी तेजी के साथ 50 लगाने वाली जो एक पारी खेली, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो अभी मार्को जॉनसन जो है अफ्रीका के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं जो सबसे तेज 50 तक पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल। भारत के खिलाफ तो ये सबसे तेज हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो क्विंटन डिकॉक है सबसे तेज, लेकिन वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका प्रदर्शन था। इनका प्रदर्शन भारत के खिलाफ है, तो भारत के खिलाफ तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और उसमें हार्दिक पांड्या का जो 19वें ओवर पर भारत को ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछले मैच में हमने अर्शदीप को पिटते हुए देखा था, 4 चौके खाते हुए देखा था। यहाँ पर हमने 26 रन हार्दिक पांड्या को खाते हुए देखा। तो 19वां ओवर वाकई, और पहले हमने भुवनेश्वर को भी देखा जब वो आए थे, वापसी की थी, वहां भी वो बड़े 19वें ओवर में महंगे साबित हो रहे थे कुछ एक मैचों में। तो 19वें ओवर पर भारत को ध्यान देना होगा। लेकिन क्लासेन की भी तारीफ करनी होगी। क्लासेन जिस ताबड़तोड़ अंदाज में खेले हैं, और उन्होंने जिस तरह से 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती पर जो लगातार शॉट्स खेले, 19 रन बनाए एक ओवर में, तो मैं तो कहूंगा भला हो अर्शदीप सिंह का, जिन्होंने आकर जो अपना दूसरा स्पेल था उसमें इन दोनों बल्लेबाजों को, जो जमे हुए बल्लेबाज थे, दोनों को निपटा दिया और एक विकेट उन्होंने पावर प्ले में हासिल किया। तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए उनकी इकोनॉमी को, लेकिन उन्होंने जो 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, वो भी जो है साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफी थे। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात करें मैच की शुरुआत की मनोज जी, तो देखिए मैच की शुरुआत जो है वो बेहद ही खराब हुई थी, और दूसरी ही बॉल पर जिस तरीके से पहला विकेट गंवा दिया था, उसके बाद तो मानो सभी निराश हो गए थे कि ये मैच भी हाथ से गया। लेकिन जब अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा एक साथ आए और उन्होंने जिस कदर टीम को संभाला, उसके बाद पूरा मैच बदल के रख दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों ने मैच बदल कर रख दिया। सेंचुरी पार्टनरशिप की उन्होंने, और अभिषेक अपने चिर परिचित अंदाज में खेले, उस अंदाज में जो हम उनको ऐसी बड़ी अच्छी शानदार पारियां, ताबड़तोड़ पारियां जो हैं हम सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए देख चुके हैं। कुछ ऐसी ही पारियां उनकी तरफ से ऐसी ही पारी उनकी तरफ से देखने को मिली। और तिलक वर्मा जिस तरह से बेखौफ होकर खेले हैं, उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ निरंतरता ही नहीं, बल्कि एक बड़ी पारी, जब मौके पर चौका लगाना भी जानते हैं। और दोनों ने मिलकर जो है भारत की पारी की जो है आधारशिला रखी, मजबूती दी भारत को। बेशक उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को जॉनसन और क्लासेन ने कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन वो हमारी सेंचुरी के सामने और एक हाफ सेंचुरी के सामने काफी नहीं था। और ये मन, अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि क्या हमें जीत के लिए एक सेंचुरी लगना भारत की तरफ से बहुत जरूरी है क्या? क्योंकि अगर आप देखें तो पहला मैच हम जीते, वहां संजू सैमसन की सेंचुरी थी। यहां देखें तो या तिलक वर्मा की सेंचुरी थी। तो एक बड़ी पारी किसी ना किसी बल्लेबाज को इनिशिएटिव लेकर खेलनी पड़ेगी। लेकिन ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन सा झलक रहा है, क्योंकि भारतीय टीम प्रबंधन एक तरफ तो कहता है कि आप बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में खेलें, अपने आउट होने की परवाह ना करें, बेखौफ होकर खेलें। ये जो बेखौफ होकर खेलने का नतीजा है कि उसमें निरंतरता की कमी आ जाती है खिलाड़ी के। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये तो मैं समझता हूं तिलक वर्मा में काफी कंसिस्टेंसी है, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे। इस बार उन्होंने बड़ी पारी खेली, इंजरी से लौटने के बाद उन्होंने बड़ी पारी खेली। स्ट्रेट ड्राइव उनके बहुत शानदार थे, और उसके अलावा जो कवर ड्राइव खेले, और शुरुआती दौर में तो वो स्क्वायर बाउंड्रीज पर ज्यादा फोकस किए हुए थे, यानी फाइन लेग की तरफ या पॉइंट बाउंड्री की तरफ। कट शॉट्स उनके पास बहुत अच्छे हैं, तो शॉट्स का अच्छा खासा भंडार है उनके पास। तो वहीं ताबड़तोड़ चारों तरफ शॉट्स खेलने में माहिर हैं अभिषेक शर्मा। तो अब इसमें एक मैं और आप बात जोड़ूंगा आपके सवाल के अलावा, कि जो भारत की तरफ से रमनदीप सिंह ने जो उम्मीदें जगाई हैं, डेब्यूटेंट हैं, पहला मैच खेले हैं, और उसमें उन्होंने जो छक्का चौका लगाया, छोटी सी पारी उन्होंने खेली, 6 गेंदों पर कैमियो रोल में 15 रन उन्होंने बनाए। और एक तरह से रिंकू सिंह की भरपाई की, क्योंकि रिंकू सिंह के गेंद बल्ले पर उस तरह से आ नहीं रही थी। तो जहां अगर रिंकू सिंह नहीं चले तो रमनदीप चल गए। तो ये एक अच्छा साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए।
बिल्कुल मनोज जी, और इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि 51 गेंदों पर जिस तरीके से सेंचुरी जमाई और शतक जड़ने वाले सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं अब तिलक, ये भी उनके नाम पर एक खाता खुल गया है। और उसके बाद आगे की शानदार पारियां तो अभी बाकी हैं, लेकिन बात कर ली जाए अब फाइनल मैच की, तो फाइनल मैच के लिए क्या रणनीति होगी और किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? देखिए, फाइनल मैच के लिए मेरे ख्याल से अब यही है कि अब भारत 3 स्पिनर्स के साथ भारत उतर रहा है, और वो भी सेंचुरियन के मैदान में। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि भारत 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगा। ठीक है, अक्षर पटेल क्योंकि बल्लेबाजी में माहिर हैं, इसलिए उनको खिलाया जा रहा है। ये थोड़ी लिमिटेशंस है भारत की कि अब हम ऑलराउंडर्स पर ज्यादा, लेकिन ये भी एक सच है कि हम आगे के लिए प्रयोग भी कर रहे हैं। बेशक हमारे सामने साउथ अफ्रीका जैसी धाकड़ टीम है, और उनके घर में हम खेल रहे हैं और हम 3 स्पिनर्स से खेल रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में 3 स्पिनर से खेलना एक तरह से लग्जरी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि क्योंकि पहले 2 मैचों में आपने देखा एक-एक ओवर ही दोनों अक्षर पटेल कर पाए थे। तो अब बेहतर यही होगा कि हम आवेश खान को भी खिलाएं तीसरे मैच में, और एक स्पिनर को बाहर बिठाएं, जो थोड़ा-सा मैं समझता हूं एक हार्श कदम होगा। लेकिन आपको अपने गेंदबाजों को भी लेकर चलना है, क्योंकि अब आप सीरीज हार नहीं सकते। अब सीरीज जीतने की बारी है चौथे और अंतिम मैच में। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए एक-एक कर भेजा जाता है, तो उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए फाइनल मैच के लिए? सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस तो ठीक है। अगर वैसे तो सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर उतरते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कहा भी था कि तिलक वर्मा जो है वो एक मैच पहले उनसे उन्होंने बात की थी, तो तिलक वर्मा ने इनिशिएटिव लिया था कि वो नंबर 3 पर खेलना चाहते हैं, और उनके इस फैसले का सम्मान किया कप्तान ने और अपनी जगह छोड़कर उनको भेजा। ऐसा विराट कोहली भी करते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आपको लगता है कि नंबर 3 पर तिलक वर्मा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किया भी है, करके दिखाया भी है, तो इस सिलसिले को आगे बरकरार रखना चाहिए। मेरे ख्याल से अब सीक्वेंस में ज्यादा बदलाव नहीं करने चाहिए, क्योंकि अब नंबर 3 पर आप तिलक वर्मा को ही खिलाएं, क्योंकि उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। नंबर 4 पर आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, और नंबर 5 पर आप हार्दिक पांड्या को खिलाएं। तो मेरे ख्याल से आप कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, और फाइनल में ज्यादा प्रयोग करने से भी बचना होगा, क्योंकि आखिरी मुकाबला है, सीरीज को अपने कब्जे में करना है। बिल्कुल मनोज जी, इसी के साथ जिस तरीके से अब यहाँ पर भारतीय टीम जीती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऐसे में ये जानना भी चाहेंगे और इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का अभी तक धांसू रिकॉर्ड रहा है T20 में। जी हाँ, T20 में हमारा भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और हमने T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, और उससे पहले भी हम साउथ अफ्रीका में T20 क्रिकेट में सबसे छोटे फॉर्मेट में हमारा रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। तो ये रिकॉर्ड मुझे लगता है आगे भी बरकरार रहेगा, क्योंकि हमारे पावर हिटर्स जो है शुरुआती जो टॉप ऑर्डर है वो चलता है, तो भारत की बल्ले बल्ले हो जाती है। अब हमें इसी पर चिंतन करना है कि अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो क्या होगा, जैसे कि दूसरे मैच में हुआ, वहां हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चला, तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो डैमेज कंट्रोल ही करता रह गया, और आखिरी ओवरों में हम रन बना नहीं पाते। इस बार हमने पुरानी गलती से सबक सीखा, हमने ज्यादा रन बनाए, आपके 65 रन बनाए आखिरी 5 ओवर में, लेकिन साउथ अफ्रीका ने हमसे भी तेज बल्लेबाजी की है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो अब ये है कि हम शुरुआती ओवरों में विकेट ना खोना, और अगर एक आध विकेट गिरता भी है तो बेखौफ होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात है, खराब बात है। और इसमें आप टेस्ट मैच में कभी 36 रन पर तो कभी 47 रन पर उखड़ भी चुके हैं, और T20 क्रिकेट में क्योंकि हमारे 20 ही ओवर होते हैं, तो आपके पास एक चांस लेने का मौका होता है, और वो हमारे खिलाड़ियों ने बखूबी उस काम को बखूबी करके दिखाया है। किससे उम्मीद है मनोज जी, कल जिस तरीके से फाइनल मैच होने जा रहा है, तो उसमें कौन ऐसा होगा जो मैन ऑफ द मैच बन सकता है? किससे उम्मीद जताई जा रही है? देखिए जी, अब बारी तो सूर्य कुमार यादव की है, क्योंकि संजू सैमसन ने भी अपना काम कर दिया 2 मैचों में। अभिषेक ने भी काम कर दिया, वो भी सोया हुआ शेर जग गया है, जिसने बड़ी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। तिलक वर्मा एक नई सनसनी साबित हुए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक मैच में जरूर संजू सैमसन का अच्छा साथ दिया था। मैं समझता हूं कि अब उनकी बारी है कि वो अपने उस अंदाज में बल्लेबाजी करें जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में वो नंबर 1 के दर्जे पर लंबे समय तक बने भी रहे। बाद में ट्रेविस हेड ने उनकी जगह ली, लेकिन बस मैं तो यही चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव, क्योंकि कप्तान है, और जब कप्तान अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उससे उनका मनोबल बढ़ता है, पूरी टीम का मनोबल बढ़ता है।
बिल्कुल मनोज जी, और अब इंतजार है फाइनल्स का, और फाइनल में क्या कुछ रणनीति के साथ भारत उतरेगा और इसी के साथ कौन सा वो प्लेयर होगा जो अपने जिस तरीके से इस बार अगर बात की जाए तो एक एक करके प्लेयर्स ने सभी ने एक एक मैच में अपना अलग रूप दिखाया है। इस बार किसका नया अवतार देखा जाएगा, क्या धांसू पारियां जो है वो खेली जाएगी, इसका इंतजार है। फिलहाल शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं अब आगे। शेयर बाजार ऑल टाइम